अगर किसी पेशेंट में बार बार सांस फूलती है, रात में खांसी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ सीने में जकड़न महसूस होती है, तो फिर ये अस्थमा का लक्षण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा एक तरह की लंग्स या फिर फेफड़ों की होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के अंदर जो फेफड़ों के अंदर सांस की नलियाँ होती है, वो नलियाँ सक्रिय हो जाती है या फिर नैरो हो जाती है। उसकी वजह से उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बार बार खांसी आने लगती है। तो इसी बीमारी को हम अस्थमा ऐसे बोलते हैं। अगर हम अस्थमा के लक्षणों की या फिर साइंस और सिम्टम्स की बात करें, तो फिर अस्थमा के पेशेंट में बार बार खांसी आती है। इसके साथ साथ चेस्ट के अंदर या फिर सीने के अंदर व्हीजिंग की साउंड सुनाई देती है। उस पेशेंट को सीने में जकड़न महसूस होती है और उस पेशेंट को सांस फूलने की भी तकलीफ होने लगती है। मतलब वो पेशेंट कोई भी हेवी वर्क या फिर ज़्यादा ताकत वाला काम नहीं कर सकता। वो पेशेंट अगर थोड़ी दूर भी चलता है तो फिर उस पेशेंट की सांस फूलने लगती है या फिर ब्रेथलेसनेस महसूस होने लगती है। तो ये सभी लक्षण हैं जो कि उस अस्थमा के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम अस्थमा के कारणों की या फिर कॉजेज़ की बात करें, तो अस्थमा होने के कुछ कारण हैं मोस्टली, जो कि बहुत से पेशेंट में इन्हीं कारणों की वजह से उस पेशेंट में अस्थमा के अटैक्स को एक्टिवेट होते हुए देखा जाता है। इसमें होता है धूल, धुआं, प्रदूषण या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ की एलर्जी, ठंडी हवा या फिर किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में अस्थमा का अटैक हो सकता है। अगर हम अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर उस पेशेंट को इनहेलर दिए जा सकते हैं। यहाँ पे फोराकॉर्ड के इनहेलर आते हैं 200-400 स्ट्रेंथ में। फोराकॉर्ड के इनहेलर देना, इनहेलर के साथ साथ उस पेशेंट में नेबुलाइजेशन भी दिया जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। नेबुलाइजेशन के साथ साथ उस पेशेंट में ओरली ब्रोंकोडायलेटर के कुछ मेडिसिन होते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ केसेस में या फिर इनिशियल स्टेज में कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से किया जा सकता है, या फिर उन पेशेंट में स्टेरॉयड की वजह से भी इनिशियल स्टेज में फ़ायदा दिखाई देता है। लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट है, जिनमें कि बहुत सालों से अभी अस्थमा की बीमारी चल ही रही है, तो फिर उस पेशेंट में कोई भी स्टेरॉयड का रोल नहीं होता। उस पेशेंट में स्टेरॉयड की वजह से कोई भी फ़ायदा भी नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम सिर्फ उस पेशेंट में इनहेलर ही दे सकते हैं। अगर हम अस्थमा के होम रेमेडीज़ की बात करें या फिर अस्थमा के प्रिवेंशन की बात करें, तो अस्थमा के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को धूल और धुएँ से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अगर घर में कोई धूल वगैरह है, उसको साफ़ सफाई करते वक्त भी उस पेशेंट ने नाक और मुंह के ऊपर मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने की वजह से वो धूल, मिट्टी या फिर एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें उस पेशेंट के नाक और मुंह के अंदर नहीं जा पाएगी। उसकी वजह से भी अस्थमा के अटैक को रोका जा सकता है। इसके बाद घर में साफ़ सफाई रखना, रेगुलरली मास्क इस्तेमाल करना और जो भी ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाए रखना। इन सभी चीज़ों को अगर वो अस्थमा का पेशेंट ध्यान में रखता है, तो फिर उस पेशेंट में बार बार अस्थमा के अटैक नहीं हो पाते हैं। तो आज हमने बात की कि अस्थमा क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, और ख़ास करके अस्थमा को रोकने के लिए घर पर ही हम क्या क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं इसके बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।